पृथ्वी पर एक अनजान जानवर की डेड बॉडी से एक खतरनाक वायरस जन्म लेता है जो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने वाले इंसानों को खत्म करता जा रहा था। अब तो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह बची हुई है जहां सभी जाकर छुपना चाहते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का समय दिखाते हुए जब सब कुछ नष्ट हो चुका था। ये उसी अनजान वायरस की वजह से हुआ है जिससे कि आधे से ज्यादा इंसान अपनी जान गंवा बैठे थे। मेडिकल साइंस अब तक इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाया। ये वायरस खासकर शहर वाले इलाकों में बहुत ज्यादा फैलता। जो भी लोग पहले अपने घर से बाहर निकलते थे उन्हें ये वायरस इन्फेक्ट कर देता और प्रॉपर मेडिकेशन ना मिलने के कारण उनकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े फाइनेंशियली स्टेबल शहर एकदम से वीरान हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट ढह चुकी थी और व्यापार तो एकदम से बंद ही हो चुका था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट वाले इलाके में जाकर रहने लगे थे। वो पूरा जो इलाका था उसमें कुछ बात होती है कि वायरस अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाया। हमें तो उसी जगह पर एना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने भाई डेविड और अपनी मॉम के साथ रहती थी। एना की मदर बहुत ही ज्यादा बीमार होती है तो एना अपने भाई डेविड के साथ मिलकर अपनी मदर की देखरेख किया करती थी। एना के फादर भी हुआ करते थे लेकिन कुछ सालों पहले वो भी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो तड़प कर अपनी मृत्यु की भीख मांगते। इसीलिए उस समय एना की मदर ने अपने ही हस्बैंड को मार दिया, ये सोचकर कि उन्हें ज्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। खैर इन चीजों को हुए कई साल बीत चुके थे और तब एना और डेविड छोटे हुआ करते थे। पर अब वो कंडीशन आ चुकी है कि एना और डेविड अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। एना उम्र में बड़ी थी तो उसे ही सारी चीजें देख रेख करनी पड़ती। वो अपनी माँ का ख्याल रखती और इस खतरनाक माहौल में टाउन के अंदर जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती। डेविड और एना का जन्म इसी फॉरेस्ट वाले इलाके में हुआ है, यानी उन्हें सिटी और टाउन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो दोनों तो कुछ रिसोर्सेज जमा करने के लिए ही उस जगह पर जाया करते थे। अब यहाँ पर एना अपनी मदर को समझाती है कि आप ठीक हो जाओगे। उसकी मदर कोई वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुई थी बल्कि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो उसके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से है। एना की मदर को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और जब भी वो ऐसा करती है उसे काफी पेन होता है। अब यहाँ फिलहाल के लिए एना और डेविड निकल पड़ते हैं पास ही वाले टाउन में जाने के लिए ताकि वो कुछ रिसोर्सेज जमा करे और अपनी मदर के लिए कुछ पेन किलर्स लेकर आ जाए। वो पास ही वाले अबेंडन टाउन के एक शॉप में घुस जाते हैं जहाँ पर कुछ मेडिसिन मौजूद थी। एना जब जल्द से जल्द उन सभी को देखने लगी तो वो काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सारे मेडिसिन एक्सपायर हो चुके थे। उन सभी को वापस आए इतने साल बीत चुके होते हैं कि ये सारे मेडिसिन बेकार हो चुके हैं। एना एकदम से टेंशन में आ जाती है कि अब वो अपनी मदर के लिए मेडिसिन कैसे लेकर जाएगी। शायद उसकी मदर भी तड़पते तड़पते ऐसे ही मर जाए। वो ये सारी नेगेटिव बातें अपने दिमाग से बाहर तो निकाल लेती है पर अब यहाँ अचानक एना ने उसी स्टोर के अंदर कुछ आवाजें सुनी। उसका भाई डेविड तो बाहर खड़ा था जबकि अंदर की तरफ से वो आवाजें आ रही होती हैं, यानी उन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई तो है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है। एना इस बात से काफी ज्यादा डर गई और वो तुरंत बाहर निकलकर अपने भाई को लेकर भागने लगी। दोनों ट्रैवल करते हुए कुछ ही देर के अंदर फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। एना ने डेविड को बता दिया कि शायद स्टोर में कोई तो मौजूद था जो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। वो जो कोई भी था उस आदमी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक नुकीला हथियार था, यानी वो हम दोनों के पीछे मारने के लिए पड़ा हुआ है। डेविड को भी जब ये पता चला तो वो अपनी बहन एना के साथ आगे बढ़ता है अपने घर की तरफ जाने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में डेविड नीचे गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग गई थी। बेचारा डेविड पैर टूट जाने के कारण ठीक से चल भी नहीं पाएगा। एना एक बड़ी बहन होने के नाते डेविड के पास आती है उसकी मदद करने के लिए। दूर से हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान आदमी उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और शायद वो उन्हें पकड़कर वहीं पर मार देगा। डेविड अपनी बहन एना से कहता है कि तुम चली जाओ और मदर की देख रेख करो, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो यही मारे जाएंगे। एना को ये बात सही तो लग रही थी बट वो कैसे अपने भाई को इस तरीके से मरने के लिए छोड़कर चले जाए। पर यहाँ डेविड के बार बार समझाने पर एना आखिरकार मान जाती है। एना ने कुछ रिसोर्सेज डेविड से जमा किए और निकल पड़ी अपने मदर के पास जो घर के अंदर आराम कर रही थी। डेविड भी यहाँ अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, शायद इससे वो अनजान आदमी उसे देख न पाए। पर लग रहा था कि उस खतरनाक आदमी को डेविड की लोकेशन पता है। वो वहाँ पर आता है और एक जोर से आवाज सुनाई दी। उस अनजान आदमी ने डेविड के साथ क्या किया ये एकदम सीक्रेट रहता है। अब यहाँ कुछ देर बाद जब एना घर पर लौटती है तो उसकी मदर उसका ही वेट कर रही थी। जब डेविड उसे नहीं दिखाई दिया तो उसकी मदर पूछने लगी कि वो कहाँ पर गया। तब एना सिंपली इतना कहती है कि डेविड को कुछ रिसोर्सेस मिले थे, वो शाम से पहले उन सारे रिसोर्सेस को लेकर वापस लौट आएगा। इन चीजों में एना की मदर को डाउट लग रहा था और वो सोच रही थी कि उसकी बेटी उससे क्या छुपा रही है। एना तो टॉपिक चेंज करते हुए अपनी मदर को शहर के बारे में बता रही थी कि वो कितना सुनसान हो चुका है, वहाँ पर तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। इन चीजों के साथ साथ एना एक फोटोग्राफ दिखाती है जो कि किसी समुद्र के सामने मौजूद एक बीच की थी। एना और डेविड जिन
जिनकी परवरिश हमेशा से इस फॉरेस्ट में होती आई है, उन्होंने इस तरीके की चीजें नहीं देखी और यहाँ एना को बीचेस बहुत ज्यादा पसंद थी और उसका ये सपना होता है कि एक बार वो अपनी जिंदगी में इस तरीके के बीचेस पर जाए। एना की मदर खुश होकर कहती है कि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसने अगर एक जगह का रास्ता बंद किया है तो दूसरी जगह का खोल ही देगा। एना की मदर अब एना को ये समझाने लगी कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें किसी साथी की जरूरत है जो तुम्हारे हर दुख सुख में साथ दे। यानी एना की मदर इनडायरेक्टली उसे किसी रिलेशनशिप में आने के लिए कह रही थी, लेकिन ये भी बात कंफर्म नहीं है कि उनके अलावा पृथ्वी पर कोई बच्चा भी है कि नहीं। एना तो उस फोटोग्राफ को चिपका देती है और थोड़ी देर बाद वापस लौटती है उसी जगह पर जहां उसने अपने भाई डेविड को छोड़ा था और वापस चली गई थी। दूर दूर तक देखने पर भी डेविड उसे दिखाई नहीं देता, यानी जरूर उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। एक लकड़ी के पास उसे डेविड का लॉकेट मिलता है जो गिरा हुआ था। एना उसे उठाती है और काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डेविड मर चुका है। एना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसीलिए वापस अपने घर पर आ जाती है। अब तो यहाँ रात भी हो गई लेकिन डेविड वापस नहीं आया, इसीलिए उसकी मदर पूछने लगी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है। एना उससे कुछ नहीं बोलती और सोने के लिए चली जाती है। रात भर एना की मदर सो नहीं पाई और अपने बेड से उठकर कहीं दूसरी तरफ जाने लगी। मॉर्निंग में जब एना अपनी मदर को अपने बेड पर नहीं देखती तो वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन मौजूद थी। एना जब वहाँ पर पहुंची तो वो अपनी मदर को साइड में बैठा हुआ देखती है, लेकिन जब एना पास जाकर उन्हें आवाज देने लगी तो उनका कुछ रिएक्शन ही नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि एना की मदर भी वहीं पर मर चुकी है। एना को भी पता था कि विदाउट मेडिकेशन के ये एक दिन होना ही था। एना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि अब उसके पूरे फैमिली मेंबर्स खत्म हो चुके हैं। पहले उसके फादर मर गए और अब उसका भाई और उसकी मदर। एना ने पूरे रीति रिवाज फॉलो करते हुए उनकी बॉडी को दफन कर दिया था। यहाँ एना अब अपनी जिंदगी में अकेली हो चुकी है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। वो अपने आप को अलग अलग कामों में बिजी रखती है। उसे तो अपने फादर द्वारा सिखाई गई स्किल्स भी पता है जिससे वो आयरन से अलग अलग टाइप के हथियार बना सकती है। वो उन्हीं चीजों में बिजी रहती जिससे कि दिन कटने लगे। अब यहाँ जब एना पानी भर रही थी तभी उसके सामने एक आदमी आ गया। उस आदमी के पास एक गन थी जिसे देखते ही एना तुरंत ही भागने लगी। वो अपनी गन लेकर घर के अंदर छुप जाती है और उस आदमी के ऊपर पॉइंट करती है। वो अनजान आदमी जिसका नाम पीटर था वो पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया होता है, पर उसने एना से कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं भी तुम्हारी ही तरह ही हूँ जो यहाँ से भटक रहा था और रिसोर्सेज की तलाश कर रहा था। एना को ये भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपना हथियार नीचे रखने के लिए कहती है। पीटर ने ऐसा कर दिया और ये पूरा दिखाया कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद एना जब कंफर्टेबल होती है तो वो पीटर को अंदर आने की परमिशन दे देती है। दोनों टेबल पर बैठे हुए थे और एना तो उसे कुछ रिसोर्सेज भी देती है जिससे वो अपना पेट भर ले। अब एना पीटर को ये पता नहीं लगने दे रही थी कि वो इस जगह पर अकेली है। वो ये दिखाती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मौजूद है जो कि शिकार पर गए हैं। वो जल्द से जल्द यहाँ पर आते ही होंगे। यानी एना को एकदम अच्छी पेरेंटिंग मिली थी कि किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करे। पर यहाँ पीटर बहुत ही चालाक होता है। वो शायद समझ गया था कि एना झूठ बोल रही है, वो इस जगह पर अकेली है और काफी डरी हुई है, इसीलिए वो ये सारी बातें बना रही थी। पीटर तो यहाँ एना को और ज्यादा कंफर्टेबल कराने के लिए कुछ अपने बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन जब से ये वायरस फैला हुआ था तो उसके मॉम एंड डैड इन्फेक्टेड हो गए, उन्हें कोई बचा ही नहीं पाया और उनकी मृत्यु हो गई। तब से पीटर एकदम से अकेला है। अब पीटर की बातें सुनने के बाद एना भी अपने बारे में बताती है कि कैसे उसके फादर इन्फेक्टेड थे, लेकिन हमारी मदर ने हमारे फादर को मार दिया जानबूझकर ताकि वो तड़पे ना। और हाल ही में एना की मदर और उसका भाई भी मर चुका है। इसके बाद पर वो काफी दुखी हो जाती है। पीटर भी ये सारी बातें सुनकर उसे सांत्वना दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं चीजों के बीच पीटर एना को एक कम्युनिटी के बारे में बताता है जिसमें कि कई सारे लोग रहते थे। ये इसी फॉरेस्ट से दूर कुछ ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने कबीले बनाकर कई सालों से रह रहे हैं। उस जगह पर वायरस का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही आगे चलकर उस जगह पर वो पहुंच पाएगा। तो अब पीटर एना को इन्वाइट करने लगा कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए। पर एना थोड़ा शक करने लगी कि वो सब क्यों चाहते हैं कि वो उनके साथ चले। पीटर का साफ जवाब था कि कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, अकेले रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उनके ऊपर हमला करने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो पीटर सिर्फ इतना चाहता है कि एना को कोई भी चोट न पहुंचे। पर यहाँ एना अपने मॉम एंड डैड के इस पवित्र घर को छोड़ नहीं सकती थी। इस घर के साथ उसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो उसके फैमिली के बारे में हमेशा उसे सोच दिलाया करती थी। इन चीजों का साफ मतलब होता है कि एना ने आने से मना कर दिया है। वो भले ही अकेली रहेगी लेकिन यहीं पर रहकर अपना गुजारा करेगी। सुबह होने के बाद पीटर भी वहाँ से निकलने की तैयारी करता है जिसे कि एना अपने फैमिली मेंबर्स की कब्र के पास लेकर चली गई थी। दोनों खड़े होकर उनकी आत्मा के लिए प्रेयर करते हैं। जाने से पहले पीटर ने एना से सिर्फ इतना कहा कि मैं पानी की तलाश में पास ही वाले नदी के यहाँ पर रहूंगा। अगर तुम्हारा मन बदलता है तो शाम तक तुम वहाँ पर आ जाना, जिसके बाद हम फॉरेस्ट में मौजूद उस हिडन प्लेस की तरफ बढ़ेंगे। पीटर तो वहाँ से चला गया पर एना फिर से अकेली हो जाती है। वो कई देर तक घर के अंदर बैठ
बैठकर यही सोचती रही कि क्या ये सही होगा कि वो यहीं पर रहकर अकेली होगी। बार बार उसे अपने मदर की बातें याद आती हैं कि वो चाहती थी कि वो किसी के साथ संबंध बनाए या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में रहे। इस तरीके से रियलिटी में भी कोई इंसान अकेले जिंदगी भर नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार एना डिसाइड कर लेती है कि वो पीटर के साथ जाएगी। पीटर जो नदी के किनारे खड़ा था, जब वो एना को देखता है तो वो भी खुश हो गया। यानी अब एना उनके साथ जाने के लिए रेडी है उस कम्युनिटी वाले प्लेस की तरफ। दोनों पानी भर के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं उस हिडन वाले प्लेस की तरफ। रास्ते में एना और पीटर एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। लग रहा था कि एना पीटर के साथ कंफर्टेबल हो चुकी है। दोनों ट्रेवल करते हुए अब उस कम्युनिटी के काफी पास पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें एक माउंटेन और पार करना होगा। वो जब एक माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं तभी उन्हें कुछ भागने की आवाज सुनाई दी। पीटर जब सामने की तरफ देखता है तो वो एना को लेकर नीचे बैठ गया, क्योंकि वहां से कुछ खतरनाक लोग आ रहे थे जिन्हें की कैनिबल्स कहा जाता है। दोनों कैसे भी करके बिना नजर में आए लकड़ी के पीछे छुप रहे थे, क्योंकि ये कैनिबल्स इंसानों के ऊपर ही हमला करके उन्हें खा जाते हैं। बात ये थी कि इस एपोकलिप्स के बाद रिसोर्सेज जब खत्म हो गए तो कुछ इंसान अपने सर्वाइवल्स के लिए दूसरे इंसानों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब भी कोई नॉर्मल इंसान उन्हें दिखाई देता तो ये कैनिबल्स उन पर हमला करके उन्हें पूरी तरीके से मार देते। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस तरीके की कंडीशन में अगर सच में हम फंस जाएं और हमारे सामने खूंखार कैनिबल्स हो जो हम पर अटैक करने के लिए रेडी हैं, तो आखिरकार उनसे बचा कैसे जाए। अब देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि वो सारे कैनिबल्स दूसरे इंसानों को देखकर एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें कैसे भी करके अपने शिकार को खत्म करना है, चाहे किसी भी हद तक चले जाएं। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो उनका यही कहना है कि हमें उनसे जितनी दूरी हो सके उतनी बना कर रखनी है। अगर हम अपने ग्रुप के साथ कहीं छुपे हुए हैं तो हमें विदाउट नॉइस किए हुए उनसे दूर जाना ही होगा। याद रहे वो सारे कैनिबल और ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं। वो शिकार के बारे में जानने के लिए आसपास के पेड़ पौधों और जमीन का सहारा लेते हैं, यानी जमीन पर बने हुए उनके पैरों के निशान। और जब भी हम भागते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर हाथ मारते हैं। पौधों के टूटने की वजह से जिस डायरेक्शन में वो गिरता है हम उसी डायरेक्शन में गए होंगे। इन्हीं सारी चीजों का पता उन कैनिबल्स को लग जाता है, और अगर वहां से निकलते समय वो आपके सामने आ गए तो बिल्कुल भी टर्न मत करना, पैनिक नहीं होना है और धीरे धीरे पीछे होते ही रहना है। हमें ये भी ट्राई करना है कि अगर हमारे पास कोई फ्लेमेबल आग या फिर मशाल हो तो उनके सामने रखकर उन्हें डराना है। भागने का कोई ऑप्शन ना मिले तो जोर से आवाजें करने लग जाइए और अपने बॉडी को बड़ा दिखाइए। इससे उन कैनिबल्स को लगेगा कि ये उनसे ज्यादा खतरनाक है, पर शायद फिर भी ये बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपको छोड़ देंगे। एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने हाथ में कोई वेपन ले और अगर वो पास आए तो उन पर हमला करे। याद रहे कैनिबल्स भी बहुत सारे ग्रुप्स में घूमते हैं, तो उनके ग्रुप में फंसने के बजाय सामने वाले कैनिबल को मारकर वहां से भागने का डिसाइड कीजिए। यहाँ एना और पीटर की नसीब अच्छी थी कि उन कैनिबल्स ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा खतरनाक वाली चीजें उन्हें झेलनी पड़ेंगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एना और पीटर वापस से अपनी जर्नी तय करने लग जाते हैं उसी कम्युनिटी वाली जगह की तरफ। लेकिन कुछ ही देर के अंदर पीटर का पैर एक खतरनाक जाल के अंदर फंस जाता है। वो जाल तो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था, जो कि बहुत नुकीला होता है, और उसी चीज की वजह से पीटर को पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। एना कैसे भी करके उसे जाल से निकालती तो है, लेकिन पीटर अब पहले जैसा वापस से चल नहीं पाएगा। इन्हीं रीजंस की वजह से वो एक रात उसी फॉरेस्ट वाली जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये डिसीजन बहुत खतरनाक था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता। एना से जितनी मदद हो पड़ रही थी वो पीटर की देख रेख करने में लगा देती है। अब यहाँ बातों ही बातों में एना पीटर से पूछने लगी कि तुम अपने ट्राइब वाले इलाके में क्या काम किया करते थे। पीटर कहता है कि वो एक रिलीजियस प्रीस्ट है जो जगह जगह घूमकर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उनकी कम्युनिटी बढ़ा सके, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो एक समय के बाद उनकी भी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन सभी को ईश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। यही रीजन था कि पीटर एना को फोर्स कर रहा था कि तुम हमारे साथ चलो। एना भी ये समझ गई थी और ये किसी भी तरीके से गलत काम नहीं है। इंसानी सभ्यता को बनाए रखना और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना ये तो मैंडेटरी चीज है। अब अगले दिन जब थोड़ा पीटर को अच्छा लग रहा था तो वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगे। यहाँ उन्हें सामने की तरफ एक टेंट दिखाई देता है जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। एना तो कहने लगी कि हमें उसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए, पर पीटर को पता नहीं क्यों ये एक ट्रैप लग रहा था। वो कहता है कि हमें पास न जाते हुए यहाँ से दूर निकलना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर एना को कहीं न कहीं लग रहा था कि वो उससे मदद मांग सकती है। पीटर के मना करने के बावजूद भी एना उस बूढ़े आदमी को हाथ दिखाती है और बूढ़े आदमी ने बिना कुछ रिएक्ट किए उन्हें पास आने के लिए कहा।
जब वो उसके टेंट के पास पहुंच जाते हैं तब पता चला कि ये सच में एक ट्रैप था। उस बूढ़े आदमी का बेटा स्नाइपर लेकर उनके ऊपर पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। पीटर ने भी अपनी गन पॉइंट करके रखी थी, लेकिन अब उसके साथ एना है। वो एना की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सरेंडर करने के बाद बूढ़ा आदमी पीटर से कहता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। पीटर ने जब बताया कि वो उस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो खुद एक प्रीस्ट है, ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्सा हो गया। उसका ये कहना था कि कई साल पहले वो भी उस ग्रुप के लिए काम करता था, पर वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं जिन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेस अपने पास रख लिए और फिर बाद में उसे बेदखल कर दिया। अब वो बूढ़ा आदमी उनसे दुश्मनी निकालने के लिए पीटर से कहता है कि तुम्हें एना को यहीं पर रखना होगा, जिसके बाद ही वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। पीटर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर एना कहती है कि वो यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो जाएगी। सिर्फ ये शर्त है कि पीटर को वो बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए और जाने दे। अब जैसे ये डील आगे बढ़ने जाती है तभी पीटर को एक मौका मिला। वो उस मौके का फायदा उठाता है और सीधा उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर देता है। उसने तो उसके बेटे पर भी हमला करके दोनों को ही मार दिया। एना पीटर का ये रूप देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि शुरुआत से वो एकदम नॉर्मल दिखाई देता था। पीटर यहाँ एना पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो यहाँ पर आई और उनकी जान तो जाते जाते बाल बाल बची थी। और अगर वो ये खतरनाक कदम नहीं उठाता तो दोनों की जान चली गई होती। एना बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है उसके इस रूड बिहेवियर की वजह से। रात होने पर जब वो दोनों टेंट वाले एरिया पर रुके थे तो पीटर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो सच में कंडीशन को देखकर काफी गुस्सा हो गया था एना के ऊपर। उसने तो जाकर एना से माफी भी मांगने की कोशिश की, पर शायद ये चीजें इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली। अब अगले दिन दोनों ट्रेवल करते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक हाइडिंग एरिया था। उस जगह के चारों तरफ बड़े बड़े किनारे बनाए गए थे जिससे कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना घुस पाए। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर कड़ी सिक्योरिटी लगी थी। अब एना यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वहाँ के गार्ड्स ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन पीटर के समझाने पर कि ये हमारे साथ है और बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगी, तो वो सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ पर तो जोडी नाम की एक लेडी होती है जो पीटर से आकर गले लग गई। वो सब भी खुश थे कि पीटर अपने जैसे एक और इंसान को अपने पास ला दिया है जो हमारी कम्युनिटी को बढ़ाएगा। सबसे पहले एना से सारे हथियार ले लिए गए ताकि उससे कोई खतरा ना हो। उस पूरी कम्युनिटी के मेन दो लीडर्स हुआ करते थे जो जैक और जोडी नाम के होते हैं। वो दोनों भी पीटर को देखकर काफी खुश हो गए। शुरुआत में एना को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर धीरे धीरे शायद वो कंफर्टेबल हो जाएगी। पीटर चाहे कितना भी हार्श हो जाए, लेकिन एना उस पर बिलीव करने लगी थी। अंदर जाने के बाद जैक नाम का वो आदमी पीटर को बताता है कि हमने एक कैनिबल को पकड़ा है। वो हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसे बुरी तरीके से एक जगह पर बंद कर दिया गया, पर उसे क्या सजा देनी है और उसे जिंदा रखना भी है कि नहीं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पीटर देखना चाहता था उस कैनिबल को, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर चले गए। एना भी पहली बार किसी कैनिबल को इतने पास से देख रही थी। जिस जगह पर उस कैनिबल को बंद करके रखा गया था वो तो अंदर बैठकर एक सीटी बजा रहा होता है। उस सीटी की आवाज एना को सुनी हुई लग रही होती है जब वो अपने भाई के साथ उस जगह पर फंसी हुई थी। जो अनजान आदमी उनका पीछा कर रहा था वो भी इसी तरीके की सीटी बजा रहा होता है। जैक अच्छी तरीके से बताने लगा कि जितने भी क्वेश्चन उन्होंने कैनिबल से पूछे वो कुछ जवाब ही नहीं देता, सिर्फ वो सीटी ही बजाता रहता है और कुछ रिप्लाई ही नहीं करता। अब एना को ये लगने लगा कि यही वो कैनिबल है जिसने उसके भाई को मारा होगा, पर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं होती तो वो ये सारी बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं करती। यहाँ एना के बारे में पूछने पर पीटर ने बताया कि ये अकेली थी और अब वो मुझसे जुड़ चुकी है तो वो मेरे साथ ही रहेगी। पीटर के कहने पर एना को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी गई, यानी वो उन सभी की तरह इस कम्युनिटी में शामिल हो सकती है। यहाँ एना को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पीटर ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि वो उससे जुड़ चुकी है। पीटर तो इन चीजों का कोई साफ साफ जवाब नहीं देता और कहता है कि ये हमारे रिचुअल में से एक है। जब भी कोई नया मेंबर हमारी कम्युनिटी में शामिल होता है तो हमें ये करना होता है। अब यहाँ पीटर बेन नाम के एक आदमी से जाकर मिल रहा था जो यहाँ की सिक्योरिटी संभालता है। पीटर ने तो ये कहा कि कल उस कैनिबल के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा कि उसे जिंदा रखना है या फिर मार दिया जाएगा, पर बेन के हिसाब से उस कैनिबल को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया और ये बात उनके ग्रुप को पता चल गई तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन पीटर कह रहा था कि जो भी हमारे लोग डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा। अब एना के पास जोडी नाम की वो लेडी आती है जो पूछने लगी कि तुम्हारे और पीटर के बीच सब कुछ हो गया कि नहीं। एना को कुछ भी नहीं समझता और वो एकदम ब्लैंक हो जाती है। जोडी सिर्फ इतना कहकर चली गई कि पीटर बहुत ही प्रीशियस है, उसने तुम्हें चुना है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब जोडी के जाने के बाद बेन वहाँ पहुंच जाता है और एना से पूछने लगा कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कहीं ना कहीं एना को अब इस जगह से डर लगने लगा था और यहाँ के लोगों से भी, तो वो अपने थोड़े हथियार मांगती है, बट बेन ने इसके लिए मना कर दिया और कहता है कि ये जगह सेफ है। जोडी, पीटर और बेन वहाँ पर बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि आखिरकार उस कैनिबल को मारना है कि नहीं। पीटर तो राजी था, लेकिन वो कहता है कि बेन इससे सहमत नहीं, पर यह डिसाइड कर ही लिया गया कि उसे मारना ही होगा।
अब पीटर अगले दिन एना को एक रिचुअल के लिए इनवाइट करता है जो कि उसे पानी में लेके जाकर खुद से कनेक्ट कर रहा था। एना तो उसे फॉलो करती है पर बाद में पीटर ने उसे किस किया जिससे कि एना अनकंफर्टेबल होकर वहां से घर में चली गई। अगले दिन कैनिबल को बाहर निकाला जाता है मारने के लिए और उसे बांध दिया गया। उस कैनिबल की नजर जब एना पर गई तो वो उसे पहचान जाता है कि ये उसी लड़के की बहन है। सभी लोगों के हटने के बाद एना उससे पूछने लगी कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तब कैनिबल सिर्फ इतना कहता है कि तुमने चोरी की थी हमारी जगह से, जिसका हर्जाना तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ा। एना तो गुस्सा होकर कहने लगी कि तुम सब बहुत ही ज्यादा बेकार हो, लोगों को मारते हो अपना पेट भरने के लिए। पर कैनिबल जवाब देता है कि तुम सब भी कुछ कम नहीं हो, तुमने ईश्वर का सहारा लिया है दूसरों को गुमराह करने के लिए। कैनिबल तो खुद को आजाद करने की भी मांग कर रहा था पर एना वहां से डायरेक्टली चली गई। अब जैक उससे पूछने लगा कि तुम कैनिबल से क्या बात कर रही थी। एना जब कुछ कहती नहीं तो जैक उसे समझाने लगा कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर तुम सेफ हो और हम शेयर करके रह सकते हैं। एना तो अब जाकर समझ गई थी कि ये सारे लोग उसके साथ गलत काम करना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द कमरे में आकर कपड़े पैक करने लगी, तभी पीछे से पीटर आ जाता है। एना गुस्से में कहने लगी कि तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। पर पीटर जवाब देता है कि मुझे एक पार्टनर चाहिए था, तुम मुझे मिल गई, मुझे लगा कि मेरी पार्टनर मेरे पास आ गई है और अब हम रिलेशनशिप में आएंगे जिससे हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन एना ये साफ कह देती है कि वो तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है, वो तुम सबके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। पीटर तो अब जल्द से जल्द एना को पकड़कर जबरदस्ती करता है और उसे बाहर जाने से रोकता है। अच्छी बात हुई कि उस जगह पर बैन आ गया और उन दोनों को अलग किया। बैन समझ गया था कि पीटर क्या करने जा रहा है, पर फिलहाल इससे बड़ी प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी। बैन ने बताया कि जिस कैनिबल को उन्होंने पकड़ा है उनके ग्रुप वालों को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है और वो जल्द से जल्द यहाँ हमला करने आने वाले हैं। तो अच्छा यही होगा कि हम उनके साथी को उनके हवाले कर दें। पीटर को भी ये प्लान अच्छा लगता है तो वो निकल पड़ते हैं उस कैनिबल को लेकर उनके हवाले करने के लिए। एना भी उनके साथ थी क्योंकि पीटर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो उसे छोड़कर भाग जाएगी। कई देर तक फॉरेस्ट में चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें उन कैनिबल्स के ग्रुप के लोगों की थी जो अपने बॉस को छुड़ाने आए थे। जल्द से जल्द उन सभी के ऊपर हमला होने लगा। हर एक कैनिबल उन सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ रहा था बल्कि उनकी जान ले लेते हैं। एक तो एना के ऊपर भी हमला करता है, पर जैसे ही एना ने उसकी आवाज सुनी तो पता चला कि ये तो उसका भाई डेविड है जो खुद एक कैनिबल बन चुका था। डेविड तुरंत ही अपनी बहन को पहचान कर उसे एक साइड में लेकर जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। थोड़े देर बाद जब एना को होश आया तो वो देख पा रही थी साइड वाले एरिया में कई सारे कैनिबल जमा हैं। उन्होंने बैन को पकड़ रखा है और साथ ही साथ वो डेविड से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बहन कहाँ पर गई। डेविड साफ कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो गन उठा देती है और उन कैनिबल के ऊपर पॉइंट करती है। बैन जिसे कि उन्होंने पकड़ रखा था वो साफ देख पा रहा होता है एना को, लेकिन उसने इशारा करके बोल दिया कि ये गलती मत करना। बेचारे बेन को भी जान से मार दिया गया। अब तो वो सब डेविड को टॉर्चर करते हुए पूछने लगी क्योंकि उन्हें शक था कि इसने अपनी बहन को छुपाया है। एना अपने भाई को मरते हुए तो नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो कैनिबल के लीडर के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो। पर जैसे ही वो थोड़ा पास आते हैं तो डेविड ने अपनी बहन से वो बंदूक छीन ली। वो कहने लगा कि मैं अब इस कैनिबल ग्रुप का हिस्सा हूँ, इसीलिए तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पर ये डेविड की चाल थी अपनी बहन को बचाने के लिए। मौका मिलते ही उसने तुरंत ही शूट कर दिया अपने कैनिबल के लीडर को और अब डेविड एना को कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एना तो अपने भाई को भी साथ में बुलाती है, बट डेविड समझाता है कि यही उसकी जिंदगी है, वो यहाँ पर रहेगा तो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता था। एना वहाँ से निकलने के बाद पीटर के पास पहुँचती है और पीटर देख पा रहा था कि उसकी कम्युनिटी पूरी तरीके से जल चुकी है। कैनिबल्स ने उन पर हमला करके सब कुछ खत्म कर दिया था। पीटर कहीं न कहीं इन सारी चीजों का रीजन एना को मानता है, इसीलिए वो उसके ऊपर कूद कर उससे जबरदस्ती करने लगा। एना के हाथ में एक चाकू होता है तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पीटर के बॉडी में वो चाकू स्टैब कर दिया। बेचारा पीटर भी तड़पते तड़पते वहीं पर मर जाता है। एना नहीं समझ पा रही थी कि बचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। जब वो उस जलते हुए कम्युनिटी के पास जाती है तो सभी लोग मर चुके थे। जैक की बॉडी ऊपर लटका दी गई थी और सामने की तरफ जोडी खड़ी होती है। जोडी एना से माफी भी मांग रही थी उसके बिहेवियर के लिए और वो जैक की डेड बॉडी को उतारते हैं। पर यहाँ जोडी एना को कहती है कि हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बट एना इस तरीके से एक जगह पर कभी रुक नहीं सकती थी। उसे आगे बढ़ते ही रहना होगा जो कि उसने शुरुआत से ही डिसाइड किया था। और अब तो उसे ये बात समझ चुकी है कि किसी पर भी भरोसा ना करे, क्योंकि इस जमाने में सभी लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। पता नहीं एना की जिंदगी आगे कौन सी मोड़ लेगी, पर हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।